अर्थशास्त्र के प्रकार। आवाज नहीं। हेडिंग डालो, अर्थशास्त्र के प्रकार। क्या हो रहा है? किसने कहा रीट में नहीं है? सिलेबस देखा है? हाँ तो पिछली बार भी तो पढ़ा के गया था ना मैं। तुम नहीं थे तो तुम ये तो पूछा करो क्लास में हो क्या रहा है। तू भी नहीं था। तो एक काम करो मेरे महानुभावों, अपने पास जो रजिस्टर है उसमें से 2 पेज फाड़ो और लिख लो, घर जाके फेयर कर देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पढ़ना है या नहीं पढ़ना? पढ़ना है क्या? तो फिर निकालो व्यवस्था है खुद की। ठीक है, लिखो अर्थशास्त्र के प्रकार में पहले लिखो व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि मतलब क्या होता है? ये दोनों अपने आप में क्या है? विलोम शब्द, एक व्यष्टि और एक समष्टि। समष्टि का मतलब क्या होता है? देखो व्यष्टि का मतलब ये होता है जब अपन किसी छोटे लेवल पे बात करते हैं, जैसे एक व्यक्ति की हो गया, इकाई के तौर पर बात करते हैं, जैसे बोले एक व्यक्ति, एक परिवार, एक घर। यानी कि अगर हम अर्थशास्त्र के संदर्भ में बात करें, जो किसी व्यक्ति, परिवार या एक घर मतलब छोटे स्तर पर जब बात करते हैं तो उस प्रकार के अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि जब हम वृहद स्तर पर बात करें, वृहद स्तर मतलब किसी राज्य की, किसी देश की, विश्व की, मतलब जब हम बड़े लेवल पर बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का जो बड़े स्तर पर बात होती है ना, जैसे देश, राज्य, विश्व, उसको हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि जब छोटे इकाई पर यानी किसी व्यक्ति, परिवार, कंपनी, ठीक है, किसी घर, उनके जो अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी बातें होगी वो कौन सा अर्थशास्त्र में आएगी? व्यष्टि। ठीक है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। और हिंदी और उसको बोलते हैं मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। देखो कुछ एक शब्द ऐसे जो इंग्लिश में इजी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अगर अपन यूं बात करें इसी की, व्यष्टि और समष्टि की, तो ये तुमको ज्यादा इजी पढ़ने लगे किसमें? माइक्रो और मैक्रो में। कुछ एक शब्द जो हिंदी में है वो अपन कोशिश करेंगे इंग्लिश में लिख देंगे। इसलिए लिखेंगे कि पेपर में तुम्हारे दोनों मीडियम आएंगे, ठीक है, एक तरफ हिंदी आता है, एक तरफ इंग्लिश आता है। तो जो अपन को सरल पड़ेगा वो शब्द अपन कॉपी में लिखेंगे, भले लिखेंगे देवनागरी में। समझना इस बात को। जैसे ये व्यष्टि लिखो, इसके नीचे लिख देना माइक्रो, क्योंकि माइक्रो से तुमको पहले समझ में आएगा कि माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। और मैक्रो मतलब होता है बड़ा, क्योंकि व्यष्टि और समष्टि टिपिकल हिंदी के शब्द होती है। हिंदी अपना भी लेवल अपना उतना मजबूत नहीं, और इसमें ये समस्या आएगी इस सब्जेक्ट में। इकोनॉमी जो है वो कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक रूप से इंग्लिश मीडियम में इजी पढ़ती है, मतलब सरल पढ़ती है। और वो शब्द आते हैं जो अपन ने क्या है? सुन रखे हैं। ठीक है, जैसे रिजर्व बैंक तुमने सुन रखा है, लेकिन तुम उसको केंद्रीय बैंक बोलते तो केंद्रीय बैंक सुनने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो अपन हर जगह क्या लिखेंगे? आरबीआई, क्योंकि आरबीआई सबको पता। अभी अपन अगर किसी से आधो से यूं पूछना कि केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारत का पता ही नहीं है, है ना।
तो अपन इस तरीके से इस सब्जेक्ट में चलेंगे। तो लिखो व्यष्टि अर्थशास्त्र पहला, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिख देना माइक्रो इकोनॉमिक्स। लिखो जब अर्थशास्त्र का अध्ययन छोटे स्तर पर किया जाता है, छोटे स्तर पर किया जाता है, तो इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, परिवार, कंपनी से संबंधित व्यक्ति, परिवार, कंपनी से संबंधित अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र। ब्रैकेट में लिखना मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो MACRO, वो MIC था, ये MAC है। और अपने तो सीधा देवनागरी में लिख दो, नहीं तो मैक्रो, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब अर्थशास्त्र का अध्ययन वृहद स्तर पर किया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे किसी राज्य, देश, विश्व, देश, राज्य, विश्व से संबंधित अर्थशास्त्र। यहां पे कोई समस्या? ठीक है। अर्थशास्त्र के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? व्यष्टि और समष्टि। जब हम छोटे स्तर पर बात करें तो वो क्या हो जाएगी? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और हम बड़े स्तर पर बात करें तो वो क्या हो जाएगा? समष्टि। जैसे हम बात करेंगे अर्थशास्त्र, अगर हम हमारी क्लास किस से संबंधित अर्थशास्त्र की बात करें तो ये किस में आएगा? व्यष्टि या समष्टि? किस में आएगा? व्यष्टि में, क्योंकि ये क्या बहुत छोटे स्तर पर बात कर रहे हैं। लेकिन यही बात करें हम राजस्थान के स्तर पर तो वो किस में आ जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में। आई बात समझ में? बड़े लेवल पे समष्टि मतलब सबको समाहित किए हुए। समष्टि का मतलब क्या हो? सबको समाहित किए हुए। व्यष्टि का मतलब होता है इकाई, एकल। तो जो छोटे स्तर पर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, अर्थव्यवस्था के प्रकार।
अब जो अर्थव्यवस्था के प्रकार है, ये हमको बहुत से 4-5 आधारों पर बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले अपन बात करेंगे सरकार की भूमिका के आधार पर, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग है अर्थव्यवस्था के प्रकार, उसमें सब हेडिंग है, मतलब हेडिंग के अंदर जो छोटी हेडिंग है, ठीक है, तो उसमें लिखना सरकार की भूमिका के आधार पर। सरकार की भूमिका के सरकार की भूमिका के आधार पर। फर्स्ट है पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था। दूसरी है समाजवादी अर्थ व्यवस्था, इसको साम्यवादी भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी या साम्यवादी, और तीसरी कौन सी है, मिश्रित अर्थ व्यवस्था, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? देखो, सरकार की भूमिका मतलब सरकार बाजार में कितना हस्तक्षेप करती है, उसके आधार पर तीन तरीके की अर्थव्यवस्था, कौन कौन सी, पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी, तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले अपन बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जो बाजार होता है, जो अर्थव्यवस्था होती है, वो बाजार की शक्तियों के अधीन होती है। जैसे समझो, आज मैं हूं, ठीक है, मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, मान लो कि मैं एक पिज्जा की फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, तो ये मैं ही निर्धारित करूंगा कि मुझे फैक्ट्री किसकी लगानी है। मान लो कोई किसान है, ठीक है, अब वो चाहे अपने खेत में मक्का बोए, चाहे सोयाबीन बोए, चाहे धान बोए, मतलब वो जो चाहे वो कर सकता है जिसमें बाजार की मांग है। मतलब मान लो आज भुट्टो की मांग ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मक्की उगाएगा। तो वो किसके अधीन है, बाजार की शक्तियों के अधीन, मतलब जिसमें उसको ज्यादा मुनाफा है वो काम वो करेगा, उसमें सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार ये नहीं बोलेगी कि तुमको क्या मक्की उगानी है, या सरकार किसी को बाध्य नहीं करेगी तेरे को यही काम करना है। आदमी वही काम करेगा जो क्या उसको मुनाफा देगा या बाजार में जिसकी मांग है। मतलब जिस अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार से सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका जनक कौन है, वही है जो अर्थव्यवस्था का जनक है। और अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, एडम स्मिथ, जिसने कौन सी किताब लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है, कौन सा देश ऐसा है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अधीन होगा। जितने भी यूरोपियन देश है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब किसमें, पूंजीवादी में। पूंजीवादी का सबसे बड़ा नेता कौन है, अमेरिका, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो जिसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता है बाजार के क्षेत्र में, मतलब वहां पे जो चाहे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी क्या, अब जैसे वहां पे अपने यहाँ पे पहले इसरो था, सरकारी कंपनी, इसरो जानते हो, इसरो का काम क्या है, सैटेलाइट छोड़ने का, ठीक है। तो वहां पर स्पेस एक्स है जो किसकी कंपनी है, एलन मस्क की। उसने चाहा मेरे को स्पेस की कंपनी बनानी, उसने बना दी। तो सरकार का किसी भी तरह से वहां पे बाजार में कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। सरकार डिसाइड नहीं करती कि आदमी क्या करेगा, वहां पर आदमी स्वयं ये निर्धारित करता है कि मेरे को क्या करना है, बाजार में किसकी मांग है, ठीक है। तो उस अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लिखो, जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में
सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है तथा अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों के अधीन होती है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से बात करें तो यहां पर क्या है, निजी क्षेत्र ज्यादा प्रभावी होता है। कौन सा क्षेत्र? निजी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र प्रभावित नहीं होता। अब जैसे अगर तुम अमेरिका में देखो, ठीक है, अमेरिका और फ्रांस में हमने राफेल लिए, किससे लिए? फ्रांस से। फ्रांस में भी हमने एक कंपनी से लिए, तो वो कंपनी प्राइवेट है, दसॉल्ट एविएशन, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। जैसे अभी यहाँ पर जो विमान बन रहे हैं, जैसे बोइंग है, एयरबस है, ये सारी क्या है, वहां पे यहाँ तक कि जो लड़ाकू विमान बन रहे हैं, ठीक है, जैसे F-35 की बात चलती है, वो लॉकहीड मार्टिन बनाती है, तो सब वहां पे क्या है, प्राइवेट कंपनियां ही सारे काम करती। सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। अमेरिका में सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल कुछ भी नहीं होता है, वहां पर सब क्या होता है, सब कुछ निजी। तो पूरा बाजार जो है वो किसमें? निजी क्षेत्र के अधीन है। ठीक है, तो ये वाली अर्थव्यवस्था कौन से कहलाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, उदाहरण लिख दो। अमेरिका, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये मैंने पहले कराया थोड़ी, तो पहले वाली क्लास में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र ही कराया था ना। देखो, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ठीक विपरीत है। इसमें किसका प्रभाव ज्यादा होगा? सरकार का। इसमें सब कुछ चीजों का निर्धारण कौन करती है? सरकार करती है। सरकार ही डिसाइड करेगी कि तुम्हारे खेत में कौन सी फसल होगी। आदमी स्वयं नहीं निर्धारित करेगा। कि जैसे अगर मान लो कि सरकार ये बोले कि अगर तुमको मक्का उगानी है या मक्की उगानी है, तो तुम मक्की ही उगाओगे, चाहे बाजार में मक्की की मांग हो या नहीं हो। मतलब पूरी तरीके से जो उत्पादन है और उत्पादन के साधन है, उस पर स्वामित्व किसका होता है? सरकार का। वहां पर सारी कंपनियां किसकी होगी? सरकार की होगी। वहां पर निजी क्षेत्र होता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप बात करो कि आज के देश में, आज के परिप्रेक्ष्य में कौन सा ऐसा देश है जो पूरी तरीके से समाजवादी है? नहीं है। अब कहां बचा? अब वो भी क्या है, निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। चीन भी नहीं है। चीन में भी निजी कंपनी, जैसे अलीबाबा वाला था, सोचो कौन सा ऐसा देश है। इस क्लास में अपन बात कर चुके थे, जहां पर सब कुछ सरकार का है। चीन किसी टाइम पे हुआ करता था, रूस किसी टाइम पे, सोवियत संघ था जब पूरी तरीके से समाजवादी था। सोवियत संघ था 1991 से पहले, है ना। 1991 तब वो पूरी तरीके से क्या था? समाजवादी या साम्यवादी था। उसमें सब कुछ जो चलता था वो सरकार का ही चलता था। समाजवादी अपन ने जब बात करी थी, अपन ने अनुसूचियां पढ़ी थी, जब अनुसूचियां पढ़ी थी अपन ने, और प्रस्तावना पढ़ा था। प्रस्तावना में अपन ने समाजवादी व्यवस्था पढ़ी थी, है ना। समाजवाद में वो समाजवाद पढ़ा चुका था, वही समाजवाद यहाँ है।
जिसमें क्या है, उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होगा, सरकार का। तो ऐसे वो देश जहां पर सब कुछ निर्धारण कौन करेगा, सरकार करेगी, बाजार की शक्तियां सरकार के अधीन होगी, वहां पर कंपनियां सब सरकारी होगी, वहां पर निजी क्षेत्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसको अपन कौन सी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, जिसमें बाल भी उसके हिसाब से रखने पड़ते हैं, किम जोंग के हिसाब से। बताया था ना, उसकी परेड में उबासी ले ली थी, तोप में डाला, उड़ा दिया। तुमको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो जाता भी ट्रेन में आज भी हो, वहां पे उसने जो बोल दिया वही कानून है, सब कुछ उसी का ही है। एक भी फैक्ट्री निजी इंसान की है ही नहीं वहां पे। तुम चाहो कि तुम तुम्हारी फैक्ट्री लगाओ, तुम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सबका मालिक कौन है, किम जोंग। कहां पर, उत्तर कोरिया में। तो आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अकेला उत्तर कोरिया ऐसा देश है जो पूरी तरीके से कौन सा है, समाजवादी या साम्यवादी। बाकी कोई भी देश अब समाजवाद नहीं रहा है या समाजवादी देश नहीं रहा है। तो लिखो, लिखो, जब अर्थव्यवस्था, एक सेकंड, ये अर्थव्यवस्था करना, लेकिन लिखना, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में उस देश की सरकार का हस्तक्षेप अधिक होता है तथा बाजार सरकार के अधीन होता है, बाजार सरकार के अधीन होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण, उत्तर कोरिया। 1991 से पहले सोवियत संघ भी इसके अंतर्गत आता था। अब सोवियत संघ जो कि 15 देशों में टूट चुका है ना, तो अब उसमें सबसे बड़े देश बन के निकला कौन सा, रूस। लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था नहीं रहा है, इसलिए अपन उदाहरण में एकमात्र देश लिखते कौन सा, उत्तर कोरिया। तीसरी लिखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, भारत और चीन। देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पे सरकारी क्षेत्र भी है तो क्या है, निजी क्षेत्र भी है। आज तुम यहां से निकलो, ठीक है, तो तुमको भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप भी मिलेगा, तो तुमको नायरा का भी मिलेगा। तो नायरा कौन सा है, निजी क्षेत्र का, ठीक है, लेकिन भारत पेट्रोलियम किसका है, भारत सरकार का। तो हमारे यहाँ पर क्या है, दोनों क्षेत्र क्या है, साथ साथ चलते हैं। निजी क्षेत्र भी है तो सरकारी क्षेत्र भी है। जैसे यहाँ पर सरकारी स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल भी है। हर एक चीज यहाँ पर क्या है, पैरेलल चलती है। हमारे पास सरकार का भी सब कुछ है तो निजी क्षेत्र का भी सब कुछ। और सरकार जो है वो क्या है, निजी क्षेत्र का क्या है, पर्यवेक्षण करती है, मतलब मॉनिटरिंग करती है कि ये कुछ गलत नहीं करते और लोगों के हितों को क्या है, नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरीके की अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें भी बोलते हैं सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। पूंजीवादी में सिर्फ अस्तित्व किसका होता है, निजी क्षेत्र का। सरकारी में मतलब समाजवादी में सिर्फ सरकार का। और मिश्रित में दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा उदाहरण तुम पेट्रोल पंप का ध्यान रखो, क्योंकि पेट्रोल पंप लगभग सबने देखे हैं। नीले वाले पेट्रोल पंप नायरा रूस की कंपनी के, हाँ, ठीक है। जियो निजी क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी। और भारत पेट्रोलियम भारत सरकार की है, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत सरकार की है। तो यहां पर क्या है, दोनों क्षेत्र साथ साथ चल रहे हैं, है ना।
तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत और चीन। लिखो, जब किसी अर्थव्यवस्था में सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत, चीन आदि। तुम्हारे एक और टॉपिक है अर्थव्यवस्था में, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, है ना। इसके बाद जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको बोलते हैं एलपीजी मॉडल। कौन सा मॉडल बोलते हैं? एलपीजी मॉडल। अब यहाँ पे हम उसी के संदर्भ में थोड़ी बहुत बात करें तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वहां पे भी काम आएगी, ठीक है। इसके बाद वाले चैप्टर पे हो सकता है अपन आज करें, हो सकता है अपन कल करें, ठीक है। 1991 से पहले, कब से पहले? 1991 से पहले एक तरीके से यूं कहा जाता था कि भारत भी क्या है? समाजवादी व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? समाजवादी व्यवस्था। इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में उस समय क्या सरकारी क्षेत्र का क्या है? प्रभाव ज्यादा था। अगर तुम कंपनियों की भी बात करो तो उस समय क्या सारी कंपनियां सरकार के अधीन थी। जैसे हिंदुस्तान जिंक तब कौन सी कंपनी थी? सरकारी। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां तब किसके पास थी? सरकारी। जैसे आज विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग अब धीरे धीरे निजी क्षेत्र में जा रहा है ना, पहले किसका था? पूरी तरीके से सरकार का था। एनएचएआई मतलब जो भी चीजें थी, रोड बना रही थी सरकार, बना रही थी। अब रोड कौन बनाता है? निजी क्षेत्र। उसके बदले में वो क्या वसूलता है? टोल, ठीक है। तो पहले जो भी काम करती थी वो कौन करती थी? सरकार। कब करती थी? 1991 तक। कब करती थी? 1991 तक। तब तुम बैंक देखो, पहले ऐसा था कि 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1969 में और 1980 में। मतलब जो बैंक थोड़े बड़े बन गए उसको सरकार ने ले लिया कि हमको निजी क्षेत्र चाहिए ही नहीं। और निजी क्षेत्र के ऊपर इतने लाइसेंस लगा दिए जाते थे कि मतलब आज तुमको काम धंधा कुछ शुरू करना पड़े ना, उससे पहले 2-3 साल सरकार की अफसरों के चक्कर काटने में ही लग जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय क्या है, सरकारी क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा था और निजी क्षेत्रों को क्या है, उतनी स्वतंत्रता नहीं थी जितनी कब है? अब है। क्यों? क्योंकि हमने 1991 में एलपीजी मॉडल को अपनाया, ठीक है। और अब हम भी धीरे 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 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत जो आज मिश्रित अर्थव्यवस्था है, धीरे धीरे भारत भी किसकी तरफ जा रहा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। आज तुम ये बात नहीं मानो कि भारत ने हथियारों के क्षेत्र में भी क्या है, विदेशी निवेश को आमंत्रित कर दिया है, ठीक है। किसको आमंत्रित कर दिया है? विदेशी निवेश को। मतलब अगर कोई विदेशी कंपनी आके भारत में हथियार बनाना चाहती है तो वो बना सकती है। अब सिर्फ 2 ही क्षेत्र ऐसे रहेगा जिसमें निजी क्षेत्र को क्या है, अनुमति नहीं है। एक तो है एटॉमिक, जिसको बोलते हैं अपन परमाणु हथियारों में, इनमें नहीं है। और एक और एविएशन वाला या ऐसा कुछ। बाकी सब में अपन ने क्या है, निजी निवेश को आमंत्रित कर लिया। चाहे वो रक्षा हो, चाहे टेलीकॉम हो, कुछ भी हो, सब में क्या है, विदेशी कंपनियां या निजी क्षेत्र अब आ गया है। हमने यहाँ पे अब प्राइवेट कंपनियां भी हमारे यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट छोड़ सकती है, उसकी कंपनियां भी भारत में आ गई है। उसका नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। ऐसे करके अभी जो स्टार्टअप शुरू हो उसमें कम से कम 100 से 150 कंपनियां ऐसी है जो अब क्या है, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत में निजी क्षेत्र में काम करने वाली। पहले किसी भी क्षेत्र में भारत निजी क्षेत्र को अनुमति ही नहीं देता था। सारे बड़े बड़े क्षेत्र भारत सरकार ने रख लिए थे और जो छुट मुट के थे जिनमें इनको लगता था कि चलो ठीक है निजी क्षेत्र को हम क्या है काम करने दे, तो वो काम करने दे। लेकिन 1991 के बाद जैसे ही एलपीजी मॉडल अपनाया, एलपीजी का पहला है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण। निजीकरण में क्या होता है कि सरकारी जो कंपनियां है उनको क्या है, निजी क्षेत्र को धीरे धीरे बेची जा रही है। इसीलिए तो अभी ये चल रहा है कि ये क्या है, जैसे अभी जो विपक्ष है जो सरकार का विरोध क्या करता है, ये देश बेच रहे हैं,
वो देश नहीं बेच रहे, वो क्या कर रहे हैं, सरकार की जो संपत्तियां है उनको बेचते जा रहे हैं। उनको या तो लीज पे दे रहे हैं या अपना हिस्सा क्या है निजी क्षेत्र को बेचते जा रहे हैं। क्यों बेचते जा रहे हैं, कभी सोचा है इसका कारण? क्योंकि सरकार, अभी वाली जो सरकार है, कब वो यूं कहते हैं कि हम क्या है सरकार कम रखें और क्या गवर्नेंस ज्यादा रखें, मतलब लोगों पे, लोगों के कल्याण पर ज्यादा ध्यान दें, और ये जो फैक्ट्रियों हैं इन पे जो ध्यान है वो क्या हम कम करें। और दूसरी चीज ये कि सरकारी कंपनियों में काम उत्पादकता कभी मिलती नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे, अपने यहाँ पे पास में सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कौन सी है, हिंदुस्तान जिंक। अब हिंदुस्तान जिंक क्या सरकारी है प्राइवेट है? अभी हिंदुस्तान जिंक वर्तमान में निजी क्षेत्र की है या सरकारी क्षेत्र की है? कौन से क्षेत्र की है, निजी के सरकारी? सरकारी थी, अब कौन सी है, निजी है। तुम बात मानोगे जब ये सरकार के पास में थी, मतलब जब मैं समझ आ गई थी, ये 2005-7 की, मतलब 2009-10 की बात है, जब ये सरकारी क्षेत्र में थी, तब ये कंपनी साल के मोटा मोटा 12 से 13 हजार करोड़ के घाटे में रहती थी। क्यों? सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं करना है, बस यूनियन बनाते हैं, हड़ताल करते हैं, मस्त रहते हैं काम पे। जैसे 10 बजे शिफ्ट हो रही, आ रहे हैं शाम को जब साइन करके जा रहे हैं, तो उत्पादकता मिलती नहीं थी। तो उनका भी क्या, अब उनकी तनख्वाह उठाना, जब कंपनी ऑलरेडी 12-13 हजार करोड़ के घाटे में, फिर उनके कर्मचारियों को तनख्वाह देना, कंपनी की सब कुछ चलाना, तो क्या सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा था। सरकार ने क्या किया, अपना हिस्सा ही बेच दिया। फिर उसको लिया वेदांता ने। और तुम ये जानकर आश्चर्य करोगे, जो कंपनी 12 हजार करोड़ के घाटे में थी, मतलब कहते हैं वो 6 महीने के अंदर 1 हजार करोड़ के क्या फायदे में आ गई। ये होता है निजी क्षेत्र। क्यों? क्योंकि सरकार में कोई काम करना पसंद नहीं करता। इसलिए भारत सरकार की हालत ऐसी हो गई थी 1991 तक आते आते कि भारत सरकार के पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि वो 13 दिन का क्या है भारत सरकार का खर्चा चला सके। इसके अलावा भारत सरकार का पूरा खजाना खाली हो गया था, और हमारे पास कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हमको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं था। फिर हमारे जो वित्त मंत्री थे उस समय, मनमोहन सिंह जी जाते हैं IMF पे, जो भी तुम्हारे सिलेबस में है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें लोन दो, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम 5 से 10-15 दिन से ज्यादा सरवाइव कर पाए, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह शर्त रखी कि हम आपको इसी बात पर लोन देंगे कि आप आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार करो। और सुधार क्या करो? LPG मॉडल को लागू करो। LPG मॉडल मतलब निजी क्षेत्र को ज्यादा क्या है बढ़ावा दो। और तब से हमारे यहाँ पर क्या है निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने जाने लगा, और अब भारत भी क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ धीरे 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 अग्रसर हो रहा। अभी वर्तमान में हम बात करें तो हम कौन सी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, लेकिन हम धीरे धीरे समाजवाद जो पहले था, ठीक है, मतलब हमारा अभी जैसे निजी क्षेत्र का प्रभाव है, वैसे 1991 से पहले कौन सा सरकारी क्षेत्र का प्रभाव था। तो लेकिन शुरू से हम रहे मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन प्रभाव जो था पहले वो किसका था, सरकारी क्षेत्र का था, और अब किसका है, निजी क्षेत्र का। आई बात समझ में? ये वापस बातें अपन कल भी करेंगे। 1991 जब अपन LPG मॉडल पढ़ेंगे, LPG मॉडल सिर्फ समझने का है, लिखवाने का उसका एक पेज भी नहीं है, लेकिन उसकी पूरी कहानी समझने की अपन को जरूरत पड़ेगी। तो अपन को आधा घंटा बात करेंगे, और आधे घंटे का टॉपिक ही है वो। फिर अपन बैंकिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा आधार लिखो, विकास की अवस्था के आधार पर। पहले अर्थव्यवस्था के प्रकार अपन ने किस कौन से आधार पर पढ़े, सरकार की भूमिका के आधार पर। दूसरा लिखो, विकास की अवस्था के आधार पर। पहला लिखना विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा
विकासशील अर्थ व्यवस्था। और तीसरी कौन सी होगी? अल्प विकसित या अविकसित अर्थव्यवस्था। पहली है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी है विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरी कौन सी है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है? विकासशील। ये कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? हाँ हाँ, विकसित अर्थव्यवस्था वो होती है, पहली बात कर रहे हैं अपन, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? विकसित अर्थव्यवस्था वो होती है जहां पर क्या है, वो देश पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। विकसित कैसे हो चुके हैं? जहां पर अवसंरचना का विकास बहुत अच्छे से हुआ है। अवसंरचना मतलब जहां पर रोड्स बहुत अच्छे हैं, फैक्ट्रियां बहुत अच्छी है, चिकित्सा सुविधाएं बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, मतलब हर तरीके से क्या उनका विकास हो चुका है। ठीक है, उनको अपन कौन सी अर्थव्यवस्था बोलते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। जहां पर आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा हो चुका है। आधारभूत संरचना समझते हो? जहां पर रोड, ठीक है, फैक्ट्रियां, वो जिनसे क्या दूसरे उद्योग चलते हैं। जैसे आज स्टील है, स्टील की फैक्ट्री लगी तो स्टील से क्या 50 उद्योग और चलते हैं, तो इनको बोलते हैं अपन आधारभूत संरचना। मशीनों का, हॉस्पिटलों का, चिकित्साओं का, एजुकेशनल का, शैक्षणिक, रोड वगैरह, मतलब आधारभूत संरचना जो भी होती है, रेलवे हो गया, ये सब किस में आते हैं? आधारभूत संरचना में। जहां पर इनका विकास बहुत अच्छा हो चुका है, उन अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं अपन? विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये तो हो गई आम बोलचाल की भाषा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके संदर्भ में बात करें, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से विकसित है, कौन से विकासशील है? तो नवंबर दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र? संयुक्त राष्ट्र, जिसको अपन क्या बोलते हैं? यूएन। संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट निकालता है और वो हर बार एक नया फिगर देता है कि इससे ऊपर अगर सकल प्रति व्यक्ति आए, अगर इससे ऊपर है सकल प्रति व्यक्ति आए, अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जब जीडीपी के पैरामीटर पढ़ेंगे अपन तब पढ़ेंगे, लेकिन यहां सिर्फ इतना समझ लो कि एक आदमी उस देश में कितना पैसा एक आदमी कमाता है। ठीक है, मान लो अगर ये पूरा देश है और इसके अगर सकल प्रति व्यक्ति आय पता करनी हो, तो हर एक आदमी ऑन एन एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। ठीक है, तो एक आदमी औसत कितना पैसा कमाता है, उसके आधार पर विकसित, विकासशील और अविकसित अर्थव्यवस्था का पता लगाया जाता है। अब मेरी बात सुनो, मैं अभी जो तुमको आंकड़ा लगाऊंगा वो लिखाऊंगा, वो कब का लिखाऊंगा? 2024 का। तुम्हारा एग्जाम कब है? जनवरी में। ये आंकड़ा वापस कब बदलेगा? नवंबर या दिसंबर में। यूएन की मीटिंग होती है या तो नवंबर में होती है या दिसंबर में होती है, तब ये नया आंकड़ा आएगा। तो मैं तुमको पुराना लिखाऊं, फिर परीक्षा में मान लो आ गया। ठीक है, वैसे अभी है $11,845 प्रति व्यक्ति आए, जिस भी देश में ऊपर है वो किस में आएंगे? विकसित अर्थव्यवस्था में। लेकिन हो सकता है ये 11,890 भी हो जाए, तो 11,845 लिखाऊं या छोड़ दोगे जगह जो तुम कर दोगे? क्योंकि अगर तुमने खुद ने, अगर मैंने लिखवा दिया तो तुम्हारे गलत होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। हो सकता है नहीं भी बदले, पर बदलने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि हर साल ये थोड़ा बहुत $2-3-4 का तो परिवर्तन करते ही हैं, और नवंबर दिसंबर में ये आंकड़ा परिवर्तित होगा। जब इनकी संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग होती है उसके बाद ये आंकड़ा जारी करते हैं, तीनों का अलग अलग का प्रतिवर्ष। इसलिए तो कह रहा हूं इकोनॉमी करंट का सब्जेक्ट है, मेरा काम खाली कंसेप्ट समझाना है, बाकी सब कुछ करंट में बदलता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तो 3 महीने में बदलती है। ठीक है, आज $1 हो सकता है 80 रुपए हो, कल 85 रुपए हो जाए, है ना? तो इकोनॉमी, पॉलिटी दोनों करंट के सब्जेक्ट है। कंसेप्ट क्या है वो मैं पूरा समझा दूंगा, जैसा विकसित अर्थव्यवस्था क्या है वो मैंने समझा दी। ठीक है, इसका फिगर भी लिखवा दूं मैं, मेरे को ध्यान भी है 11,000
845 है। फिर विकासशील जो है वो 1136 से 1111 मतलब 1136 से 11,845 के बीच में, और फिर अविकसित उससे कम है जो 1135 से कम है डॉलर प्रति वर्ष है। पर लिखवा दूंगा तो फिर तुम इसको बदलोगे नहीं, इसलिए वहां खाली जगह छोड़ देना, ठीक है। लिखो विकसित अर्थव्यवस्था। ये गणना सोई क्या? खाट बिछा दे, इसलिए तो फिर पता नहीं चलता क्लास में होता क्या है। लिखो जब किसी अर्थव्यवस्था में जब किसी अर्थव्यवस्था में सकल 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 प्रति व्यक्ति आय डैश डैश समझते हो ना, यूं लिख देना, से अधिक हो, ठीक है। और यहां एक नोट डाल के लिखना, यह आंकड़ा प्रतिवर्ष यूएन द्वारा प्रतिवर्ष यूएन द्वारा या फिर लिख दो संयुक्त राष्ट्र, जो तुमको समझ में आए, ठीक है, जारी किया जाता है। नोट बंद। आगे लिखना, इन अर्थव्यवस्थाओं में आधारभूत संरचनाओं का विकास अच्छी अवस्था में पाया जाता है, अच्छी अवस्था में पाया जाता है। उदाहरण, इसमें कौन कौन से देश हो सकते हैं? विकसित देश कौन कौन से हो सकते हैं? अमेरिका, जापान, चीन नहीं है, रूस भी नहीं है। ये ध्यान रखो जो पूंजीवादी देश हैं वो सारे विकसित हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब विकसित देश है। हाँ, ईयू पूरा कह सकते हैं अपन, पर ईयू में क्या कुछ एक देश अभी भी विकसित हुए नहीं, इसलिए अपन कुछ एक उदाहरण लिख लेते हैं। लिखो उदाहरण, अमेरिका, फ्रांस, जापान, सिंगापुर आदि बहुत सारे देश है इसमें। दूसरा, विकासशील अर्थव्यवस्था। ये कौन सी अर्थव्यवस्थाएं होंगी? हाँ, जैसे भारत है विकासशील अर्थव्यवस्था, इसका क्या लक्षण होगा विकासशील अर्थव्यवस्था का? हाँ, तू सही बोल रहा है, गलत ये मैं बता पाऊंगा, ये नहीं बता पाएगा, इसलिए मेरे को बोल दे। हाँ, सही बात है।
कौन सी होती है विकासशील अर्थव्यवस्था? सही बात, जो किसकी तरफ बढ़ रहा है? विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। मतलब पहले कौन से थे? अल्प विकसित, मतलब जहां पर विकास क्या था? कम था या विकास था ही नहीं। अब वो धीरे धीरे कौन से विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा कौन सा देश है? भारत और चीन, दो बहुत बड़े देश जो जनसंख्या में पहले और दूसरे। पहला कौन अभी जनसंख्या में? भारत, अब चीन नहीं है, दूसरा है चीन। हम एक ही जगह नंबर 1 है। ठीक है, तो दो देश, दोनों पड़ोसी देश, दोनों क्षेत्रफल में बहुत बड़े, और यही दोनों क्या है? अब विकासशील देशों में आते हैं, जो क्या है? धीरे धीरे क्या है? विकसित की ओर बढ़ रहे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है, अगर ये नाम तुमने सुना हो, ब्रिक्स देश जो हैं, वो कौन से देश है? विकासशील। कौन कौन से देश है इसमें? पहला पहला शब्द है सबका ही है। संयुक्त राष्ट्र देश नहीं है, साउथ अफ्रीका। कौन सा? वर्तमान में ट्रंप जिससे सबसे ज्यादा डरा हुआ है ना, ब्रिक्स से। इसीलिए उसकी ब्राजील से बिगड़ गई, रशिया से तो वैसे ही खतरनाक खार खाया हुआ है वो, भारत से भी बिगड़ गई, चाइना से भी वैसे ही बिगड़ी हुई है, और थोड़ी बहुत दक्षिण अफ्रीका से भी बिगड़ गई है। और अब ये देश, अगर वर्तमान में तुम बात करो, सबसे बड़ी जीडीपी इन देशों की है। किसकी? ब्रिक्स देशों की। क्यों? क्योंकि चाइना जो आज दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? भारत। भारत कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था। कौन सा नंबर की? अरे चौथी, तीसरे के बाद 4 भी आता है, सीधा 5 थोड़ी आता है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है रशिया। रशिया बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नहीं है, लेकिन हथियारों के मामले में सबसे खतरनाक है। अभी किस किसने ट्रंप और पुतिन की मीटिंग देखी? देखी? तुम सबको पता है ट्रंप और पुतिन मिले हैं? कितनों को पता है? ये ध्यान रखना, ये सब तुम्हारे पेपर में आएगा। सीधा सवाल आएगा करंट में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग निम्न में से कौन सी जगह हुई है? अपन को तो पता ही नहीं है, मिले ही है। और इन दोनों का मिलना युग परिवर्तनकारी घटनाओं में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा से दूर विरोधी रहे। पूरी दुनिया हमेशा दो ही गुटों में बटी है, एक तरफ रूस, एक तरफ अमेरिका। जो तुम आज नाटो सुनते हो, नाटो शब्द सुना है? नहीं सुना होगा, सुना है। नाटो क्या है? नाटो अमेरिका के नेतृत्व में एक सैनिक संगठन है बहुत सारे देशों का, जिसमें सारे यूरोपियन देश है। ठीक है, तो अगर इधर नाटो बना तो इसने वार्सो पैक्ट बनाया था, रूस ने। और ये दोनों जो शीत युद्ध चला था 1945 से लेकर 1991 तक, तो इन दोनों में ही तो लड़ाइयां थी। और कौन था? एक का नेता रूस था, साम्यवादी व्यवस्था को, और एक का नेता कौन था? अमेरिका। वो तो ठीक है, 1991 में ये टूट गया 15 देशों में। कौन? सोवियत संघ। उसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा निकला? रूस। और इन दोनों का आपस में मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अलास्का में मिले ये। अलास्का कहाँ है? अमेरिका में, जो पहले कभी रूस का था, रूस ने अमेरिका को बेच दिया, वहां मिले। अगर तुम वो देखते ना समिट, तुमको मजा आता है। व्लादिमीर पुतिन मेरा फेवरेट नेता, मैंने पहले भी बोला। वो भाई साहब आराम से आए, डोनाल्ड ट्रंप उनके यूं झुका हुआ है, आइए सर। मतलब अमेरिका विश्व शक्ति है,
और जो ये अमेरिका यूक्रेन रूस और यूक्रेन जो बम फोड़ रहे हैं ना आज दिन तक, ये खाली इसी बात पे कि यूक्रेन ने यूं बोला था कि मैं नाटो में जाऊंगा। उनकी जिद क्या थी, मेरे को नाटो में जानना है। रूस बोले नहीं जाना, बोले जाऊं तो ले बम। और वो दोनों वहां मिले इसलिए थे क्या, रूस और यूक्रेन का युद्ध क्या है, समाप्त करें। और जब वो वहां मीटिंग कर रहा था तब भी रूस उस पर गोले फोड़ रहा था। और उसके बॉडी लैंग्वेज देखो तुम, ऐसे गया जैसे कोई कोई टेंशन ही नहीं, अमेरिका में बैठा है, सुपर पावर होगा तो अपने घर पे। जो डोनाल्ड ट्रम्प जो सबको बैठ के दूसरे देश के नेताओं को बिठा के वहां झाड़ता है ना पूरी पब्लिक के सामने, वो चुपचाप एक कमरे में उसके साथ बैठा हुआ था यूं करके। ये था रूस। तो वो कहां पर है, ब्रिक्स में। फिर ब्राजील भी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। और फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इनका जो संगठन है ये सब किसमें है, विकासशील अर्थव्यवस्था में। ये अल्प विकसित से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे भारत में बात करें अपन, या राजस्थान की बात कर ले तो 1947 में राजस्थान में कितने किलोमीटर सड़कें थी, लगभग यूं कहते हैं उस टाइम पे जैसे कि 1350 या 13.5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर सड़कें ही थी, जो आज 1 लाख से ऊपर है। तो हम कहां थे, अल्प विकसित। अभी हम कहां जा रहे हैं, विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। तो उन अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था, जो विकास की राह पर चल रही है। और हमारे ये प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि भारत कब तक विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 2000 2017 गया, हाँ 2047 जब हम आजादी के क्या है 100वां वर्ष मना रहे होंगे, और ये भारत सरकार का लक्ष्य है। और ये परीक्षा में आ चुका है कि भारत सरकार द्वारा विकसित भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2047 तक। इनका ये कहना है कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बना देंगे। आई बात समझ में, लिखो विकासशील अर्थव्यवस्था में वह देश जिनकी सकल प्रति व्यक्ति आय डैश से लिखवा देता तो फिर तुम बदलोगे नहीं, मेरे को पूर्ण विश्वास है। आशा ही नहीं अपितु विश्वास है, क्योंकि तुम पढ़ोगे, अगर भगवान ने कभी अकल दे दी, कभी रजिस्टर खोलोगे तो डैश दिखेगा। और वो डैश दिखेगा तो हो सकता है तुम अपने कर कमलों को कष्ट दो और ढूंढ लो। और अगर तुम ऐसा ढूंढ लेते हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि गिनी जाएगी। और हो सकता है उसके लिए तुमको यहां बुलाकर शूरवीर चक्र भी दिया जाए, इसलिए मैं नहीं लिखवाऊंगा। डैश से लेकर डैश के मध्य हो, और ये डॉलर में होगी, हाँ, डैश से लेकर डैश के मध्य हो। ठीक है, यह देश अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, और अविकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, उदाहरण ब्रिक्स देश, यहां पे वापस करण की ब्रिक्स की अभी एक मीटिंग हुई है, कहां हुई है वो पता होना चाहिए, ब्राजील में।
कहां पर हुई है? ब्राजील में। तुम्हारा करंट इसी प्रकार का आएगा, इससे ज्यादा डीप में नहीं आएगा। कौन सा सेशन हुआ ये नहीं पूछेंगे, पर ये जरूर पूछेंगे कहां पर हुई। ठीक है। ब्रिक्स का देश कौन कौन से नाम पता रहेगा कि लिखवाऊं? लिखवा देते हैं। लिखो ब्राजील, ब्रैकेट में लिख देना, ब्राजील, रूस, भारत, चाइना मतलब चीन, और दक्षिण अफ्रीका। इन सब के प्रधानमंत्रियों के नाम भी याद रखना। चार के तो मेरे को भी ध्यान है, कल ये इसका नहीं ध्यान है ब्राजील वाले का। इसका तो पुतिन है, इसके नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, रामाफोसा उसका ब्राजील का, अफ्रीका का नहीं, नहीं साउथ अफ्रीका का रामाफोसा है, ब्राजील का मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है। अब लिखो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब ये दोनों समझ में आ गई तो अल्प विकसित वैसे समझ में आ गया, जहां पर बिल्कुल विकास हुआ ही नहीं, ना वहां सड़कें है, ना हॉस्पिटल है, ना कुछ नहीं है। ठीक है। वहां जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में है, आज भी लोग वहां पत्ते पहन के नाचते हैं। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि वहां पर क्या है, चीजों का विकास हुआ ही नहीं है। जैसे अफ्रीकी देश, ठीक है, युगांडा, रवांडा, ये जो सारे देश है, ये कौन सा देश है? अल्प विकसित देश है। ठीक है। लिखो जिन देशों में सकल प्रति व्यक्ति आय $- से कम है या फिर डैश से कम है, और जगह नहीं छोड़े, डैश बनाए। जैसे वो है ना, स्कूल में पढ़ते थे छोटी क्लास में, तो रिक्त स्थान भरे, वैसा रिक्त स्थान बनाओ। नहीं तो तुमको याद भी नहीं रहेगा कि यहां मेरे को कुछ लिखना है ना। से कम है, उन्हें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अफ्रीकी देश, ठीक है। अगला आधार डालो, वैश्विक संबंधों के आधार पर, वैश्विक संबंधों के आधार पर वैश्विक संबंधों के आधार पर पहला खुली अर्थव्यवस्था, पहला खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्थाएं कौन सी होंगी? और बंद अर्थव्यवस्थाएं कौन सी होगी? हाँ हाँ बोलो। हेडिंग क्या है? वैश्विक संबंधों के आधार पर, जो पूरे विश्व के लिए खुली है। मतलब जिससे मान लो आज भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें विश्व का कोई भी आदमी किसी भी देश का यहाँ पर आकर क्या है रह सकता है, तो वो तो पॉलिटी में चला जाएगा। अपन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यहाँ पर आकर धंधा पानी कर सकता है, कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ आकर व्यापार कर सकती है, या फिर भारत का कोई भी आदमी चाहे तो क्या विदेश में व्यापार कर सकता है, विदेश में चीजें बेच सकता है, विदेश से चीजें मंगा सकता है।
उसको कौन सी अर्थव्यवस्था बोलते हैं? खुली अर्थव्यवस्था, जो क्या है, विश्व के लिए खुली है। कोई भी आओ, धंधा पानी करो, बढ़िया से मस्ती से करो, कोई टेंशन नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। और यहाँ वाला भी तुम बैठे बैठे चाहो अमेरिका से सामान मंगाओ, कोई रोकने वाला है क्या तुमको? बैठे बैठे अमेरिका भेजो, कौन पूछे? तो भारत एक कौन सी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगर हम आज चाहे कि हम कोई ऐसा धंधा चाहते हैं, ऐसा कोई धंधा स्थापित करना चाहते हैं जो क्या विदेशों से माल मंगाए और यहाँ बेचे। आज यहाँ पे चाइना का सामान इतना बिक रहा है, खिलौने सारे चाइना के, ठीक है, ये तो छोटे छोटे होलसेलर है, क्या है, किसी से पूछ रहे हैं, मंगा रहे ना चाइना से सामान, बढ़िया से बेच रहे, लाइटें घरों में जल रही है, चाइना से आ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था। मान लो ये बंद होती, क्या मंगा सकते हैं? मतलब हम क्या, हम किसी देश से कोई संबंध ही नहीं रखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सारे संबंध व्यापार के तौर पर है। ये वो वाले व्यापार नहीं, तू मेरा फूफान तू मेरी बुआ, वो नहीं। यहाँ सीधा संबंध क्या है, व्यापार के आधार पर बात करेंगे हम। अर्थव्यवस्था में जो भी बातें होंगी, यहाँ पर एक ही चीज है, पैसा ही भगवान है, पैसा और व्यापार। तो जब कोई देश पूरे विश्व के देशों के साथ व्यापार कर सकता है, उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। और मान लो कि अगर कोई देश विश्व के किसी भी देशों के साथ कोई व्यवहार नहीं रखना, व्यापार नहीं रखता, तो उसको कौन सी अर्थव्यवस्था बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वापस उत्तर कोरिया, वो ही एकमात्र बंद अर्थव्यवस्था बचा, बाकी सारी क्या है, खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आई बात समझ में? लिखो, खुली अर्थव्यवस्था में हाँ, कहाँ थे अपन? खुली अवस्था। लिखो, जब जब किसी देश की अर्थव्यवस्था जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में विश्व के अन्य देशों विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध होते हैं, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख देना, भारत, भारत, अमेरिका, है ना। और बंद अर्थव्यवस्था के साथ जस्ट इसका उल्टा कर दो, विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध नहीं होते हैं, वो कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई? बंद अर्थव्यवस्था। लिख दो। लिख दिया?
नेक्स्ट आधार लिखो, क्षेत्रीय योगदान के आधार पर, क्षेत्रीय योगदान के आधार पर क्षेत्रीय योगदान के आधार पर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तो पता है ना तुमको, लिखवाए थे पिछली बार में, ठीक है। लिखो प्राथमिक अर्थव्यवस्था, पहली अर्थव्यवस्था कौन सी है? प्राथमिक। दूसरी द्वितीयक अर्थव्यवस्था, और तीसरी तृतीयक अर्थव्यवस्था। प्राथमिक अर्थव्यवस्था कौन से आधार पर होगी, मतलब उसमें कौन से क्षेत्र की प्राथमिकता होगी? अगर हम अपना हेडिंग क्या है, क्षेत्रीय योगदान के आधार पर। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र अपन ने पढ़े थे? 5। लेकिन मैंने तुमको उसमें बोला था कि बाकी 2 अपने इतने काम के नहीं, अपन को ध्यान कितने रखने हैं? स्टार्टिंग के 3। प्राथमिक अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। तो मतलब जो अर्थव्यवस्था जिसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का रहता है, उसे अपन कौन सी बोलते हैं? प्राथमिक अर्थव्यवस्था या कृषि अर्थव्यवस्था। दूसरी आ गई द्वितीयक, या उसको बोलते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था। मतलब जिस अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा होता है उसको हम कौन सी बोलते हैं? औद्योगिक अर्थव्यवस्था या द्वितीयक अर्थव्यवस्था, ठीक है। और तीसरी कौन सी हो गई? तृतीयक अर्थव्यवस्था, ठीक है। तृतीयक अर्थव्यवस्था में जिसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है उसे हम क्या बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र। आई बात समझ में? ये तुम लिख दोगे या नहीं भी लिखो तो समझ जाना, ठीक है, कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था कौन सी? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा। द्वितीयक वो जिसमें द्वितीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा, और तृतीयक वो जिसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा। आगे वाला आधार लिखो, निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर पहला आत्मनिर्भर, पहला कौन सा हो गया? आत्मनिर्भर। दूसरा आश्रित, दूसरा कौन सा हो गया? आश्रित। तीसरा परस्पर निर्भर, तीसरा कौन सा हो गया? परस्पर निर्भर। देखो ये शब्द अपने आप में ही तुम समझोगे। आत्मनिर्भर मतलब जो देश अपने जरूरत की सारी चीजों का निर्माण अपने ही देश में कर देता है उसको क्या बोलते हैं अपन? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। मतलब उस किसी के भी ऊपर वो निर्भर नहीं है किसी भी चीज के लिए। क्या भारत आत्मनिर्भर है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। भारत बहुत सी चीजों के लिए क्या है? दूसरे देशों पर निर्भर है। जैसे भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जेनेरिक दवाइयां बनाता है। कौन सी दवाइयां बनाता है? जेनेरिक दवाइयां। लेकिन उसमें जो दवाई है, ठीक है, दवाइयां जो अपन बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर जिस वजह से अपन को असर मिलता है उसको बोलते हैं ड्रग। क्या बोलते हैं? ड्रग। ये ड्रग वो नहीं है जो तुम नशा करते हैं, ठीक है। ये ड्रग वो जिसका मतलब होता है दवाई, और उसको दूसरी भाषा में बोला जाता है एपीआई, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो जिसकी वजह से उस दवाई का असर होता है, जैसे पैरासीटामोल है, जो बुखार की गोली अपन खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल इतनी बड़ी गोली आती है, ठीक है, उसमें 500 mg पैरासीटामोल, लेकिन वो आधी से ज्यादा उसमें बहुत सी चीजें होती है, जैसे चूना होता है, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें, जिसकी वजह से क्या वो टैबलेट की फॉर्म में बन सके। लेकिन उसमें पैरासीटामोल कितनी होती है? मात्र 500 mg, जिसकी वजह से अपन को असर मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एपीआई। तो भारत दवाइयों का भले ही सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा निर्माता है, लेकिन एपीआई भारत सबसे ज्यादा कहां से मंगाता है? एपीआई के लिए किसके ऊपर निर्भर है? चाइना के ऊपर। मतलब हम जब तक ये एपीआई नहीं भेजे तब तक हम क्या है? दवाई नहीं बना सकते। ऐसे ही भारत अभी
एक लड़ाकू विमान बनाया भारत ने, कौन सा बनाया है? भारत का खुद का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है? जिसके नाम पे पिक्चर भी आ चुकी है, हीरोइन है कंगना रनौत। तेजस। कौन सा? तेजस। लेकिन उसमें जो इंजन लगना है वो अमेरिका से आने वाला है। कहां से आने वाला है? अमेरिका से। तो भारत किसके ऊपर निर्भर हो गया इसके लिए? अमेरिका के। और ध्यान रखना, एक और सवाल यहां से करंट का आता है, कावेरी इंजन किससे संबंधित है? कावेरी इंजन अभी ट्रेंड में भी चला था। ट्विटर, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भारत के लोगों ने ट्विटर ट्रेंड चलाया था कि कावेरी इंजन को भारत सरकार द्वारा फंड दिया जाए। तो भारत सरकार जो एक इंजन बना रही है लड़ाकू विमान का, उसका नाम क्या है? कावेरी इंजन। ठीक है, अभी हम इंजनों के लिए क्या है, दूसरों के ऊपर निर्भर है। तो भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन भारत सरकार फिर से आत्मनिर्भर होने की तरफ अग्रसर है। इसीलिए हमने अभियान क्या चला रखा है? आत्मनिर्भर भारत। दूसरी बात, हमारे आत्मनिर्भर नहीं बनने में एक और बड़ा कारण है कि हमको हमारे देश की काबिलियत पे विश्वास ही नहीं है। अगर आज मैं तुमको यूं बोलूं कि तुमको जीन्स लेनी है, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है अच्छा खासा, मतलब 5,000 रुपए जीन्स है तुम्हारे पास, तुमको यूं बोलूं कि एक जो भारत की कंपनी ने, बॉम्बे वाली कंपनी ने जीन्स बना रखी वो खरीदो या लिवाइस की खरीदो, तुम कौन सी खरीदोगे? लिवाइस, जो 5,000 की जीन्स है। हालांकि वो बनी भले ही भारत में, खाली वो पीछे एक टपका लगा है लिवाइस का। समझ लो बात को। जो बांसवाड़ा में, जो जैसे अपन बांसवाड़ा जाते हैं ना, यहाँ पर एक कंपनी आती है कपड़ों की, RSWM ऐसा कुछ नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा उसका। तो लिवाइस की जीन्स वही बना के देती है और दूसरी कंपनियों में भी वही देती है, खाली वो ठपके का फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं। तुमको पता है पीटर इंग्लैंड के शर्ट आते हैं, पीटर इंग्लैंड ब्रांड के शर्ट आते हैं, है ना, 1500-2000 का शर्ट आता है। वो है भारत कंपनी का, आदित्य बिरला का, लेकिन नाम उसका क्या है? पीटर इंग्लैंड, कि ये इंग्लैंड से आया होगा, वो यहीं बना है। लेकिन लोग उसको इसलिए खरीदते हैं महंगे भाव में कि नाम क्या है? पीटर इंग्लैंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें क्या, हमारे से ज्यादा विश्वास किस पे? दूसरों पे। घर वाले यूं कहते बेटा तू ये कर सकते है, मेरे से थोड़ी होगा। ये कोई बाहर वाला कहते तू कर सकता, अगले दिन से तो हाँ मैं कर सकता, क्योंकि हमें खुद पे भरोसा है और हमारे वालों पे भरोसा ही नहीं रहता। ये हमारी प्रवृत्ति रही है। क्यों प्रवृत्ति रही है? क्योंकि हमको अंग्रेज ये सिखा के गए। हम भले ही उनकी गुलामी से बाहर आ गए, लेकिन आज भी हम मानसिक गुलाम उन्हीं के ही हैं। ठीक है, अभी ग्रामीण क्षेत्र में तो फिर भी ऐसा नहीं है। अब तुम ये बात बताओ, तुम में से कितने लोग चाइनीज खाने के शौकीन हैं? मोमोज, मंचूरियन, छोरियां स्पेशली। ठीक है, इनको यूं बोलो ऐसी कोई मैदे की चीज यूं खा के दिखा दे भारत की कोई चीज, ये क्या होता है? वो सफेद सफेद मोमोज यूं खाली उसमें भाप में बाप के पकड़ा दो, ऐसे खाएंगे जिससे पता नहीं क्या है। तो क्यों क्यों हमने उनका कल्चर अपनाया? क्योंकि हम आज भी क्या है, मानसिक गुलाम है ना। और आज तुम या तो ठीक है, कोई अंग्रेजी बोलता हो अपने पास में, ये समझदार है, ये हकीकत है। आज अगर गांव में कोई छोरा या अपने परिवार का कोई छोरा इंग्लिश मीडियम में चला जाए, तो नर्सरी का बच्चा खाली यूं सीख जाए, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज दिस, उसकी मम्मी पूरा गांव में बता देगी मेरे छोरे को अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में बात करता है ये। तो हम क्या है, आज भी हम उसी फिलोसॉफी से चल रहे हैं। ये तुम्हारा भारतीय इतिहास तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। बाकी तुम अगर भारतीय इतिहास सिलेबस में पढ़ोगे तो एक मैकाले समिति आती है, उसका सारा कराया धराया ये है। जो आज इंग्लिश मीडियम को इतनी तवज्जो दी जाती है वो उसकी वजह से। ठीक है, ये तुम लिख लोगे। आश्रित वो होता है जो किसी के ऊपर पूरी तरीके आश्रित होती है। हम हमारे यहाँ पे एक सुई भी नहीं बना सकते। जैसे सनी देओल का डायलॉग था गदर पिक्चर में, तुम अपने देश में एक सुई तो बना सकते नहीं, बात करते हो गोलीबारी की। तो वो क्या है, आश्रित है। पाकिस्तान आज भी आश्रित है, कभी चाइना के आगे कटोरा लेके घूमता है, अब अमेरिका के पीछे साहब बच्चे भूखे मर रहे दे दो। वास्तव में कभी IMF के ऊपर वो कर क्या रहा है, वो लोगों से मांग मांग के ही चला रहा है। तो वो एक तरीके से क्या है, आश्रित इकोनॉमी। परस्पर का मतलब ये होता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें
आजादी दूंगा तो मतलब तुम मुझे रोटी दो, मैं तुमको दाल दे दूंगा, तो अपन दोनों मिलके खाना खा लेंगे। तो वो क्या हो गई? परस्पर अर्थव्यवस्था। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? अब लिखो नियोजन के आधार पर लास्ट। नियोजन का मतलब क्या होता है? जो तुम बिल्कुल नहीं करते हो। नियोजन को इंग्लिश में बोलते प्लानिंग। प्लानिंग का हिंदी अर्थ नियोजन है। बोला ना, इसमें बहुत से शब्द इंग्लिश में इजी पढ़ेंगे। नियोजन सुनते ही तो ये क्या आ गया, प्लानिंग सुनते ही। तो प्लानिंग जो तुम बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है। तो प्लान्ड इकोनॉमी और अनप्लान्ड इकोनॉमी, नियोजन, नियोजित अर्थव्यवस्था और अनियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था वो होती है जो कोई भी काम करने से पहले पहले उसका क्या है, नियोजन बनाती है। जैसे हमारे यहाँ पर पहले क्या पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, ठीक है। कौन सी योजनाएं चलती थी? पंचवर्ष। तो उसमें सरकार क्या करती है, जैसे ही पंचवर्षीय योजना बनती है, ये डिसाइड करती है हम 5 साल में ये करेंगे, हमारे 5 साल में ये लक्ष्य, और हमको इन लक्ष्यों को हासिल करना, और हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और अनियोजित में क्या है, कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, ठीक है। जब उनको लगा वो उन्होंने काम किया, कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो अर्थव्यवस्था कौन कौन सी होती है? नियोजित और अनियोजित। जिन अर्थव्यवस्था में नियोजन बनाकर कार्य किया जाता है उनको अपन बोलते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था, और अनियोजित है जिनमें कोई भी नियोजन नहीं होता या कोई भी प्लानिंग नहीं होती है। क्या भारत नियोजित अर्थव्यवस्था या अनियोजित अर्थव्यवस्था है? नियोजित वाले कितने? भारत नियोजित अर्थव्यवस्था। देखो पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलती थी। मोदी सरकार 2014 में आई, उसने पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी। अब सवाल ये, क्या 2014 के बाद भारत नियोजित अर्थव्यवस्था है? हाँ या ना? ना है तो क्यों है? जब पंचवर्षीय योजनाएं बना ही नहीं रहे तो काहे की नियोजित? थोड़ी देर पहले मैंने तुमको एक बात लिखाई कि भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक हम विकसित अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो प्लानिंग कर रखी है ना कि वहां तक जाएंगे, तो नियोजित है। नीति आयोग पढ़ा है, सुना तो होगा। नीति आयोग का काम क्या है? यही तो काम है, बस 5 साल के नहीं बढ़ा के वो बड़े बड़े लक्ष्य, कोई 3 वर्षीय, कोई 5 वर्षीय, कोई 15 वर्षीय। लेकिन हम क्या है, नियोजित अर्थव्यवस्था है। भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। ये थे अपने अर्थव्यवस्था के प्रकार। कल हम पढ़ेंगे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, और होगा तो बैंकिंग स्टार्ट कर देंगे। अब मेरे को यूं बताओ, बैंकिंग है बड़ा टॉपिक, तो बैंकिंग शुरू करें या पहले छोटे छोटे निपटा दें? छोटे छोटे निपटा दें। तो कल हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ठीक है। पहला टॉपिक रहेगा अपना उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उसके बाद अपन चालू करेंगे वैश्विक संस्थाएं, ठीक है। चलो कल मिलेंगे। ये तो लिख दो ना। हाँ, कौन सी पीडीएफ? कौन सी? कौन सी पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं डाली? अनुसूचिया। बंद करना इसको। सुनो, अपना अपना फोन निकालो।